आज अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती के पावन अवसर पर सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को नमन करते हुए साथ ही शहीदों और महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। साथ ही रायबरेली की इस पावन धरती को मैं नमन करती हूँ जिसने ऐसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया जैसे राणा बेनी माधव सिंह जी, जिनके नाम से आज आपके जनपद में अस्पताल बना हुआ है, सिविल अस्पताल खुला हुआ है। ऐसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया जिन्होंने आजाद भारत के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और साथ ही आज आजाद भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री और आज तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री को यहाँ से देने का काम किया है। तो ऐसी रायबरेली की धरती को मैं सत बार नमन करती हूँ, सत बार नमन करती हूँ। और साथ ही आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करते हुए आप सभी जनमानस को जय भारत का उद्घोष करती हूँ और इस जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं देती हूँ। आज बड़े ही हर्ष की बात है कि हम एक ऐसे सम्राट की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने बचपन से ही अपने संघर्ष और त्याग का परिचय दिया है, जिसने जन्म से पहले ही अपने पिता के अस्तित्व को खो दिया और राष्ट्र रक्षा अभियान के लिए, इस अखंड भारत के अभियान के लिए, अखंड भारत के निर्माण के लिए सिर्फ अपने प्रियजनों को ही नहीं बल्कि अपनी जन्म देने वाली माता मयूरा का भी परित्याग कर दिया। आज माता मयूरा को इतिहासकार मयूरा के नाम से लिखते हैं, जो कि माता मयूरा का ही अपभ्रंश रूप है। जैसे आम्र को हम आम कहने लगे, आज दुग्ध को दूध कहने लगे, उसी तरीके से पहले जो मयूरा था वो आज मूरा के रूप में प्रस्तुत है। तो हमें सुधारने की जरूरत है कि हम पुनः जो ओरिजिनल नाम है उस नाम से माता के नाम को जाने, यानी माता मयूरा के नाम से जाने। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का इतना बड़ा त्याग और समर्पण रहा है, इतना संघर्ष रहा है कि उनके जीवन काल की जब मैं एक घटना याद करती हूँ तो वो उसको याद करते ही मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस समय लोखंडी के खादान में माता मयूरा को मगध के सैनिकों ने बंदी बनाकर रखा था, और इन बातों को सुनते हैं तो अपने आंखों को, अपने संयम को, अपने धैर्य को धारण करते हुए आंखों से आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि आज मुझे माफ कर देना, क्योंकि आज राष्ट्र रक्षा अभियान के लिए आपकी कुर्बानी की जरूरत है। इतना कहते ही वे चाणक्य के साथ अपने राष्ट्र रक्षा अभियान में लग जाते हैं और विश्व विजेता का सपना लेकर आए हुए महान सम्राट सिकंदर को भी परास्त कर देते हैं। आज यहाँ पर हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि आज क्या कहा जाता है, लेकिन कहा क्या जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। तो आप बताइए कैसे सिकंदर जीता, जबकि होना क्या चाहिए, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। तो आज से आप लोग क्या कहेंगे? तो हम चाहते हैं कि आज आप लोग बोले भी, तो क्या कहेंगे आज से कि जो जीता। तो आज से आज हर जगह जहां भी जाएंगे ये बात नहीं कहेंगे कि जो जीता सिकंदर, और बल्कि जो बातें मैं बता रही हूँ उसको आप तथ्यों के साथ भी रखेंगे वहां, जिस तरीके से आज मैंने आपके सामने रखा। और उन्होंने सिर्फ सिकंदर को ही नहीं हराया बल्कि उनके प्रतिनिधि सेल्यूकस निकेटर को भी हराया और संधि के तौर पर उनकी पुत्री हेलेना के साथ पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह रचाया। सोचिए, आज हम सिर्फ अंतरजातीय विवाह को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और उसी में खुश हो लेते हैं, लेकिन आपके महापुरुष ने तो अंतरराष्ट्रीय विवाह रचाया था और पूरे उसका पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह। कितनी गौरव की बात है। देखिए, हम किसी जात पात में नहीं मानते हैं, और इतना ही नहीं, उन्होंने एक तरफा लेन देन की बात नहीं की बल्कि दो तरफा आदान प्रदान की परंपरा को जारी किया, जिसका उल्लेख हमें इतिहासकारों के पन्नों से मिलता है कि सेल्यूकस निकेटर ने गंधार, अफगानिस्तान, काबुल, पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है, ईरान के इलाकों को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, और वहीं पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने खंड बटे भारत को, पूरे खंड बटे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, एक सूत्र में बांधने का काम किया। और आज उनका कहा जाता है कि उनका भारत, जो अखंड भारत
तक, पूरब में रंगून तक, इतना बृहद था सम्राट चंद्रगुप्त का साम्राज्य, जहाँ कभी ना होता था सूर्यास्त, जहाँ कभी ना होता था सूर्यास्त। तो सोचिए कितना बृहद भारत बनाया था, कितना विशाल भारत था। एक तरफ अगर सूर्योदय है तो दूसरी तरफ सूर्यास्त है, यानी कि कभी ऐसा भारत जहाँ कभी सूर्यास्त की बात ही नहीं चली। और इतने बृहद भारत को इतना समृद्धशाली बनाया कि अभी हमारे पूर्ववक्ता ने बताया था, पूर्ववक्ताओं ने बताया कि उस समय हमें कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आज भारत कैसे कर्जे में डूबा हुआ है, कितना सारा कर्जा लेकर बैठा हुआ है। लेकिन वो समय था जब भारत खुद विश्व अर्थव्यवस्था में 20 से 25% अपना योगदान दिया करता था। 20 से 25% बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था थी। और साथ ही सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना अच्छा सुशासन अपना बना रखा था कि कई सारी आपदाएं आई, जो नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, प्रकृति का आपदाएं आई, लेकिन भारत कभी टूटा नहीं। कहा जाता है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 2 अकाल पड़े, फिर भी उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं, अपने जनता के प्रति इतना प्रेम रखा कि लोग ऐसी कोई उनके घटनाएं सामने नहीं आती है कि उनके समय में लोगों को प्रॉब्लम हुई हो या दिक्कतें देखने को मिली हो। आज और उस समय सम्राट अशोक महान का इतना बड़ा सुशासन था कि उनके ही समय में ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के समय में भी हमें विदेशी आक्रमण देखने को नहीं मिलता 77 के बाद। अगर मिलता है तो बताइए, नहीं मिलता है कि सिकंदर के बाद अगर हम 3-4 पीढ़ियां देखें तो कोई ऐसा विदेशी आक्रमण नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ता है, जब हम अपने संगठन की ताकत को हम भूल जाते हैं, अपने खून की ताकत को भूल जाते हैं, तब हमें देखने को मिलता है कि भारत फिर से कुछ खंड खंड टुकड़ों में बंटने लगता है। आज भारत में अभी पूर्व वक्ताओं ने मेरा एक बात उठाई थी कि मौर्य कोई जाति नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मौर्य कोई जाति नहीं है बल्कि एक कल्चर है। आज हमारे भारत में ये मिसकंसेप्शन है, लोग गलत समझते हैं कि मौर्य कोई जाति है। अगर वो जाति होती तो उसके नाम से भारत की संस्कृति को प्रकट करने के लिए, दूसरों के सामने दिखाने के लिए मौर्य होटल, मौर्य सेनेट, पार्लियामेंट में अशोका हॉल और मौर्य एक्सप्रेस जैसी चीजों पर काम नहीं हुआ होता। तो आप लोग सोचिए कि आपका कोई जाति नहीं है, आप कल्चर है, भारतीय की मूल कल्चर को आप प्रेजेंट करते हैं। तो इस बात को आज से मन में निकाल दीजिए कि मौर्य कोई जाति है आपकी। और इसी के साथ आज भारतीय इतिहास में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से, चंद्रगुप्त के नाम से कई सारे आपको शासक देखने को मिलेंगे। उन शासकों ने चंद्रगुप्त मौर्य की तरह बनने के लिए उनके नाम को तो अपनाया, परंतु उनके चरित्र को, जो हम कहते हैं कि चरित्र अच्छा होगा तो इंसान अच्छा होगा, उसी तरह उस चरित्र को नहीं अपना पाए। तो उस चरित्र को नहीं अपना पाए तो वैसा साम्राज्य, वैसा संघर्ष, वैसा आपको उनके, तो ये चीजें अलग करती हैं आपके पूर्वजों को कि उनके संघर्ष का, उनका साम्राज्य जो था उसको अलग बनाने का काम करती हैं और भारत को एक गौरवमय इतिहास देने का काम करती हैं। सम्राट अशोक महान ने एक पहचाने और अपने लक्ष्य को ठाने, क्योंकि हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज शीश झुकाना क्या जाने, क्योंकि हम नहीं जानते शीश कैसे झुकाया जाता, हम सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था। तो कहना है कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज शीश झुकाना क्या जाने, धरा उठा दे गगन झुका दे जो हम अपनी हट ठाने, भारत पताका लेकर निकले तो फिर से पाए अपने पूर्वजों के सिंहासन को, हम संगठित हो जाए तो ताप खट्टे करें आधुनिक सिकंदरों के, गौरव पताका हाथ में लेकर उसे तराना क्या जाने, हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज शीश झुकाना क्या जाने, हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज शीश झुकाना क्या जाने। और इसी के साथ मैं अपनी माताओं की बात करना चाहूँगी कि उन्हें भी अपनी भूमिका समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमारी प्रमुख लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा है, वैसे ही आप लोगों को भी जिम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है, अपनी महत्व को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप लोगों ने ऐसी वीर सपूतों को, ऐसे चक्रवर्ती सम्राटों को पैदा नहीं किया होता, जन्म नहीं दिया होता, तो शायद आज हमारा भारत इतना गौरवशाली इतिहास न बना होता। तो इसलिए कहना है कि देखो अपनी ओर, देखो अपनी ओर और पहचानो स्वयं को। हम वही हैं जिसकी कोख से ज्ञान का प्रकाश जगमगाया था, हम भी वही हैं जिसकी कोख से अखंड भारत निर्माता और विश्व विजेता आया था, वो भी हम ही हैं जिसने दुश्मनों को नाको चने चबवाया था, वो भी हम ही हैं जिसने शिक्षा
की ज्योत जलाई थी, वो भी हम ही हैं जिसकी कोख से संविधान निर्माता आया था, संविधान निर्माता आया था। तो एक बार महिलाओं के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उनके इतने प्रयास है तो आज पुनः आपको माता मयूरा की तरह, माता सावित्री की तरह, झलकारी बाई की तरह, फातिमा शेख की तरह आप सभी को आगे बढ़ना है, समाज को आगे लाना है और ऐसे प्रतिनिधित्व को देना है जो पुनः चक्रवर्ती सम्राट बनकर इस भारत पर राज करे और इस भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखे। क्योंकि आज पूरा भारत जानना चाहता है, क्योंकि आज विषमता इतनी फैल गई है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा हो गया है। तो पूरा भारत क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है सारा भारत, पूछ रहा है सारा भारत, मेरा चंद्रगुप्त कब आएगा? पूछ रहा है सारा भारत, मेरा चंद्रगुप्त मौर्य कब आएगा? इस पावन धरती पर फिर से सिंहनाद कौन लाएगा? भारत में फैली विषमताओं को कौन मिटाएगा? और शत्रु को कर खंड खंड, भारत को फिर से अखंड कौन बनाएगा? भारत को फिर से अखंड कौन बनाएगा? तो ऐसी जरूरत है तो आप सब लोग अपनी जिम्मेदारियों को पहुंचे, क्योंकि आज हमारे भारत में इतनी विषमताएं। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना, तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। अभी कहो आवेश कहो, अभी कहो आवेश कहो, बदलते भारत का परिवेश कहो, अभी कहो आवेश कहो, बदलते भारत का परिवेश कहो, बज रही तो तुम हिमालय से अब बुद्धा का संदेश कहो, अब चंद्रगुप्ता का संदेश कहो, अब बुद्धा का संदेश कहो। आप जो ढूंढ रहे हैं, आप जो ढूंढ रहे हैं, वह ना आपके उपन्यास में है और ना ही आपके संन्यास में है, वो तो आपके पूर्वजों के इतिहास में है, वो तो आपके पूर्वजों के इतिहास में है। ऐ भारत के वीर सपूतों, आप सभी को कहना है कि ऐ भारत के वीर सपूतों, उठो नया इतिहास लिखो, विश्व विजय करने को फिर से वह जोश और विश्वास लिखो। नाच रहा नित मोर जहां, नाच रहा नित मोर जहां, वह पावन पिपली बन लिख दो, अखंड भारत के निर्माता ने जहां जन्म लिया उस भूमि को अभिनंदन लिख दो। भारतीय संविधान का वह गुलजार चमन लिख दो, द ग्रेट अशोका की लाट को तुम सत बार नमन लिख दो, सत बार नमन लिख दो। अगर आप कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो तो अपनी वाणी में वो असर पैदा करो जो मोड़ दे हवाओं के रुख को, वो हुनर पैदा करो। अगर जीना चाहते हो शान से इस राष्ट्र में तो, अगर जीना चाहते हो शान से इस राष्ट्र में तो हर घर में चंद्रगुप्त, अशोक और जगदेव पैदा करो। आन बान शान पे ना दाग लगने देंगे हम, आन बान शान पे ना दाग लगने देंगे हम, स्वाभिमानी राष्ट्र का सवार कर रहेंगे हम। भारत का मानचित्र धुंधला जो हो गया है, भारत का मानचित्र धुंधला जो हो गया है, देशद्रोहियों के रक्त से उभार कर रहेंगे हम। मौका मिला एक बार जो यदि हमें, मौका मिला एक बार जो यदि हमें, तो अशोका के भारत को निखार कर रहेंगे हम, चंद्रगुप्त के भारत को निखार कर रहेंगे हम, अखंड भारत को बना कर रहेंगे हम। इसी के